नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे, जिसमें हर खबर है जरूरी और हर विश्लेषण है खास। बात करते हैं मुख्य सुर्खियों की। तेलंगाना अनुसूचित जाति में उपवर्गीकरण लागू करने वाला पहला राज्य बन गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती पर उनकी चिरस्थायी विरासत का उत्सव मनाया गया। खान मंत्रालय प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट यानी पीएमयू स्थापित करने की योजना बना रहा है। आईएमएफ की वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में भू राजनीतिक जोखिमों का वैश्विक वित्तीय स्थिरता पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन किया गया। नए शोध से पता चला है कि भारतीय महाद्वीपीय प्लेट क्षैतिज रूप से विभाजित हो रही है। आईसीएआर राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्र एवं नीति अनुसंधान संस्थान यानी आईसीएआर एनआईएपी ने भारतीय कृषि 2047 तक शीर्षक से पॉलिसी पेपर जारी किया। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं पहली मुख्य खबर की ओर। तेलंगाना अनुसूचित जाति में उपवर्गीकरण लागू करने वाला पहला राज्य बन गया। तेलंगाना ने एक आधिकारिक अधिसूचना जारी कर अनुसूचित जातियों यानी एससी में उपवर्गीकरण किया है। यह उपवर्गीकरण अनुच्छेद 15(4) के तहत शिक्षा और अनुच्छेद 16(4) के तहत नियोजन दोनों में लागू होगा। यह निर्णय पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह 2024 के अंतर्गत 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा राज्यों को अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को उपवर्गीकृत करने की अनुमति देने के बाद आया है। अनुसूचित जातियों के उपवर्गीकरण का अर्थ है कि अनुसूचित जातियों में और भी ज्यादा पिछड़ी जातियों के लिए अलग से आरक्षण प्रदान किया जाएगा। चलिए सबसे पहले पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह 2024 वाद में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां जान लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 के अंतर्गत जातियों, मूल वंशों या जनजातियों को सूचीबद्ध करना, इससे समरूप अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग नहीं बनते हैं, इसलिए आंतरिक उपवर्गीकरण किया जा सकता है। आपको बता दें कि अनुच्छेद 341 के अनुसार राष्ट्रपति राज्यपाल से परामर्श करके किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जातियों, मूल वंशों या जनजातियों को अनुसूचित जाति के रूप में सूचीबद्ध कर सकता है। वहीं अनुच्छेद 342 के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्यपाल से परामर्श के बाद किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जनजातियों या जनजातीय समुदायों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में सूचीबद्ध कर सकता है। वहीं बात करें अनुच्छेद 14 और उपवर्गीकरण की, तो कोर्ट ने उपवर्गीकरण को बरकरार रखते हुए 6-1 से फैसला सुनाया कि यह औपचारिक समानता की बजाय मौलिक समानता का एक पहलू है। इस निर्णय ने ईवी चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 2004 के फैसले को पलट दिया, जिसने उपवर्गीकरण पर रोक लगा दी थी। इनके अलावा है उपवर्गीकरण और राष्ट्रपति की सूची। उपवर्गीकरण करते समय अनुच्छेद 341 के तहत 1950 की राष्ट्रपति की सूची से जातियों को शामिल या हटाया नहीं जा सकता है, इसलिए इससे मौजूदा सूची पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बात करें इंदिरा साहनी और उपवर्गीकरण की, तो इंदिरा साहनी वाद में उपवर्गीकरण को स्पष्ट रूप से केवल ओबीसी तक ही सीमित नहीं किया गया था। और आखिर में है उपवर्गीकरण की न्यायिक समीक्षा, अर्थात राज्य अपनी इच्छाओं या राजनीतिक हितों के आधार पर उपवर्गीकरण नहीं कर सकते। किसी भी राज्य द्वारा किया गया उपवर्गीकरण डेटा आधारित होना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती पर उनकी चिरस्थायी विरासत का उत्सव मनाया गया। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती समानता दिवस यानी इक्वालिटी डे के रूप में मनाई जाती है। इस दिवस के अवसर पर देश के लोग सामाजिक न्याय और विधि एवं समानता के क्षेत्र में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के योगदान को याद करते हैं। यह दिवस एक आदर्श समाज के सिद्धांतों की प्राप्ति की प्रेरणा भी देता है। डॉक्टर अम्बेडकर की रचना एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में उनके आदर्श समाज की अवधारणा को स्पष्ट रूप से समझाया गया है। तो आइए जानते हैं डॉक्टर अम्बेडकर के आदर्श समाज की अवधारणा क्या थी। अंबेडकर ने अरस्तू की इस धारणा को खारिज कर दिया था कि समाज एक अंतर्निहित और शाश्वत इकाई है। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार समाज मानवीय संबंधों पर आधारित एक परिवर्तनशील व्यवस्था है। आदर्श समाज के लिए अंबेडकर द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को समझें तो उनके प्रथम सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति स्वयं में एक साध्य यानी लक्ष्य है, अर्थात समाज व्यक्ति से ऊपर नहीं है, बल्कि व्यक्ति के विकास के लिए ही समाज का अस्तित्व है। दूसरा सिद्धांत समाज में लोगों के बीच संबंध स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मूल्यों पर आधारित होने चाहिए। और तीसरा सिद्धांत आदर्श समाज में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय संवैधानिक प्रावधानों एवं उपायों द्वारा सुनिश्चित होना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे आदर्श समाज की प्राप्ति कैसे की जा सकती है। सबसे पहले जरूरी है जाति आधारित सामाजिक व्यवस्था का उन्मूलन। तर्क और नैतिकता को सुधार के साधन के रूप में अपनाना चाहिए।
दूसरा है राज्य समाजवाद को अपनाना। भूमि और प्रमुख उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करना चाहिए ताकि एक व्यक्ति एक संपत्ति यानी वैल्यू सुनिश्चित की जा सके। फिर है राजनीतिक समानता सुनिश्चित करना। ऐसी व्यवस्था विकसित करनी चाहिए जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को सत्ता में समान भागीदारी प्राप्त हो। और आखिरी है संवैधानिक तरीकों का उपयोग। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सुधार के लिए हिंसा नहीं बल्कि संवैधानिक साधनों का सहारा लेना चाहिए। तो चलिए डॉक्टर अंबेडकर की त्रिसूत्री दृष्टि को और गहराई से समझते हैं। उनके अनुसार स्वतंत्रता, दमन से मुक्ति और अपनी पसंद की स्वतंत्रता होनी चाहिए, जिसमें कहीं भी आने जाने और कोई भी वृत्ति अपनाने की स्वतंत्रता भी शामिल है। डॉक्टर अंबेडकर ने जोर देकर कहा था कि व्यक्ति को अपनी भूमिका या पेशा स्वयं चुनने का अधिकार होना चाहिए, अर्थात ये जाति व्यवस्था के अनुसार जन्मजात नहीं होनी चाहिए। समानता की बात करें तो ये समाज के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत है। भले ही अलग अलग व्यक्तियों की क्षमता अलग अलग हो, लेकिन समानता ये सुनिश्चित करती है कि सभी को समान अवसर मिले और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा हो सके। और आखिरी है बंधुत्व। व्यक्तियों में एकता की भावना होनी चाहिए, जहां अलग अलग पृष्ठभूमियों के लोग स्वतंत्र रूप से संवाद करें, विचार साझा करें और सहयोग करें। ये लोकतंत्र तथा सामाजिक एकता के लिए आवश्यक है। खान मंत्रालय प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट यानी पीएमयू स्थापित करने की योजना बना रहा है। खान मंत्रालय जिला खनिज फाउंडेशन यानी डीएमएफ, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना यानी पीएमट्रिपल की दक्षता और प्रभावशीलता में सुधार के लिए पीएमयू स्थापित करने की योजना बना रहा है। चलिए खबर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जिला खनिज फाउंडेशन यानी डीएमएफ के बारे में जान लेते हैं। खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम यानी एमएमडीआर अधिनियम 1957 के तहत खनन गतिविधियों से प्रभावित सभी जिलों में डीएमएफ की स्थापना का प्रावधान किया गया है। डीएमएफ की स्थापना एक गैर लाभकारी निकाय के रूप में की जाती है। इसका उद्देश्य खनन कार्यों से प्रभावित क्षेत्रों और व्यक्तियों के हितों की रक्षा करना तथा उनके सतत विकास और लाभ के लिए कार्य करना है। इसकी संरचना और कार्य राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। आपको बता दें कि अब तक 23 राज्यों के 645 जिलों में डीएमएफ स्थापित किए जा चुके हैं, जिन्होंने नियम बनाए हैं। बात करें इसके वित्त पोषण तंत्र की, तो खनन पट्टा धारकों द्वारा दी गई रॉयल्टी का एक हिस्सा डीएमएफ को दिया जाता है। फंड्स का उपयोग देखें तो डीएमएफ के तहत जिला स्तर पर एकत्रित फंड्स का इस्तेमाल पीएमट्रिपल के दिशा निर्देशों के अनुसार किया जाता है। पीएमट्रिपल के उद्देश्यों में शामिल है विकासात्मक और कल्याणकारी परियोजनाओं व कार्यक्रमों को लागू करना, खनन के प्रतिकूल प्रभावों को कम या समाप्त करना और खनन क्षेत्रों में प्रभावित लोगों के लिए स्थायी आजीविका सुनिश्चित करना। आपको बता दें कि पीएमट्रिपल के तहत पेयजल, प्रदूषण तंत्र, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा तथा महिलाओं और बच्चों के कल्याण जैसे उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में कम से कम 70% फंड्स का उपयोग किया जाना निर्धारित है। अब प्रश्न यह उठता है कि जिला खनिज फाउंडेशन यानी डीएमएफ में सुधार की आवश्यकता क्यों है? सबसे पहला कारण है फंड्स का कम उपयोग। फंड्स के अनुचित आवंटन और उपयोग की वजह से उपलब्ध राशि का आधे से अधिक हिस्सा खर्च नहीं हो पाया है तथा फंड्स का गलत आवंटन। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के बजाय अवसंरचना परियोजनाओं में फंड्स का बड़ा हिस्सा खर्च किया जा रहा है। इनके अलावा है गवर्नेंस से जुड़ी समस्याएं। ज्यादातर डीएमएफ्स जिला कलेक्ट्रेट के अधीन एक प्रशासनिक इकाई की तरह कार्य करते हैं। इसके कारण डीएमएफ्स में प्रभावित समुदायों की पर्याप्त भागीदारी नहीं हो पाती है। और आखिर में है असुनियोजित निवेश योजना। किसी भी डीएमएफ ने अब तक सुनियोजित वार्षिक योजना नहीं बनाई है। आईएमएफ की वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में भू राजनीतिक जोखिमों का वैश्विक वित्तीय स्थिरता पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ की इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक भू राजनीतिक जोखिमों का उच्च स्तर बना हुआ है। इन जोखिमों के व्यापक वित्तीय स्थिरता पर बढ़ते प्रभाव को लेकर चिंताएं भी बढ़ रही हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि ये मुख्य भू राजनीतिक जोखिम आखिर कौन कौन से हैं। सबसे पहले है आपूर्ति श्रृंखला को प्रभावित करने वाले विविध जोखिम। देशों के बीच प्रतिस्पर्धा और संघर्ष, संसाधन प्राप्त करने की होड़, साइबर अटैक जैसी चुनौतियों के कारण वस्तुओं की आपूर्ति श्रृंखलाएं बाधित हो सकती हैं। इसके साथ ही वैश्विक शक्ति संतुलन, आर्थिक केंद्रों तथा व्यापार में व्यापक बदलाव देखने को मिल रहे हैं। नए व्यापारिक समूह बन रहे हैं और निवेश के नए केंद्र उभर कर सामने आ रहे हैं। इससे पारंपरिक वैश्विक शक्ति संतुलन में भी बदलाव देखे जा रहे हैं। तीसरा बड़ा पहलू है कर व्यवस्था में एक रूपता का अभाव। उदाहरण के लिए जहां एक और कई देश मिनिमम ग्लोबल टैक्स को अपना रहे हैं, तो दूसरी ओर कुछ देश बहुपक्षीय टैक्स समझौतों से बाहर निकल रहे हैं। अगली चुनौती है कार्यबल पर जनसांख्यिकी, तकनीकी और सांस्कृतिक दबाव।
विकसित देशों की आबादी में जहां एक और वृद्ध लोगों का अनुपात और सेवानिवृत्त होने वाले लोगों की जनसंख्या बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर इन देशों में जन्म दर कम हो रही है। देशों और समुदायों के बीच सांस्कृतिक संघर्ष में वृद्धि हुई है। इसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के बढ़ते उपयोग से भी जोखिम में वृद्धि हुई है। अब सवाल ये उठता है कि इन भू राजनीतिक जोखिमों का वैश्विक वित्तीय स्थिरता पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। सबसे पहले बात करें सॉवरेन जोखिम की, तो सैन्य खर्च में बढ़ोतरी और आर्थिक मंदी के चलते कई देशों का सरकारी ऋण उनके सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की तुलना में तेजी से बढ़ रहा है। इससे उनकी वित्तीय स्थिरता पर संकट गहराता जा रहा है और बढ़ते कर्ज भार के कारण डिफॉल्ट होने यानी ऋण ना चुकाने का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। दूसरा है वित्तीय खतरों की चपेट में अन्य देशों का आना। भू राजनीतिक जोखिम व्यापार और वित्तीय संबंधों के माध्यम से अन्य देशों में फैल सकते हैं। इससे विश्व के कई देश आर्थिक संकट की चपेट में आ सकते हैं। तीसरा है मैक्रो इकोनॉमिक प्रभाव। जोखिमों के बढ़ने से आर्थिक व्यवधान उत्पन्न हो सकते हैं। इनमें आपूर्ति श्रृंखला का बाधित होना और पूंजी का देश से बाहर निकलना जैसे आर्थिक व्यवधान शामिल हैं। और जब ऐसे जोखिम बढ़ते हैं तो निवेशकों का विश्वास कम होने लगता है। आमतौर पर भू राजनीतिक जोखिम निवेशकों के विश्वास को कम करते हैं। इससे बाजार में अनिश्चितता और अस्थिरता बढ़ती है। उदाहरण के लिए अमेरिका चीन व्यापार युद्ध की वजह से हाल में दोनों देशों के शेयर बाजारों में भारी गिरावट दर्ज की गई। तो इन गंभीर जोखिमों से निपटने के लिए आईएमएफ ने कुछ अहम नीतिगत सिफारिशें भी दी हैं। चलिए उन पर नजर डालते हैं। सबसे पहले है वित्तीय स्थिति की निगरानी बढ़ाना। नीति निर्माताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि देश विशेष के भू राजनीतिक जोखिमों पर लगातार नजर रखी जाए और उनसे निपटने के लिए उपयुक्त नीतिगत उपाय अपनाए जाएं। साथ ही पूंजी भंडार बढ़ाना भी जरूरी है। वित्तीय संस्थानों को भविष्य के जोखिमों से होने वाली हानियों से निपटने के लिए पर्याप्त मात्रा में पूंजी और लिक्विडिटी सुरक्षित रखनी चाहिए। इसके अलावा वित्तीय बाजारों को मजबूत करना होगा। उभरती अर्थव्यवस्थाओं को कठोर नियम बनाकर वित्तीय बाजारों को मजबूत और परिपक्व बनाना चाहिए ताकि वे भू राजनीतिक संकटों से आसानी से निपट सकें। इसके साथ ही जरूरत है मैक्रो इकोनॉमिक बफर बनाए रखने की। आर्थिक संकट से निपटने के लिए सरकारों को खर्च बढ़ाने और कर कटौती जैसे राजकोषीय राहत देने के लिए तैयार रहना चाहिए। साथ ही किसी भी स्थिति से निपटने के लिए अधिक विदेशी मुद्रा भंडार बनाए रखना चाहिए। और आखिरी है संकट से निपटने के लिए तैयार रहना। बढ़ते भू राजनीतिक तनावों से उत्पन्न वित्तीय अस्थिरता से निपटने के लिए मजबूत नीतिगत फ्रेमवर्क तैयार करना चाहिए। नए शोध से पता चला है कि भारतीय महाद्वीपीय प्लेट क्षैतिज रूप से विभाजित हो रही है। भारतीय महाद्वीपीय प्लेट एक प्रमुख टेक्टोनिक प्लेट है। इसकी सीमा 4 प्रमुख प्लेट्स जैसे यूरेशियन प्लेट, अरेबियन प्लेट, अफ्रीकी प्लेट और ऑस्ट्रेलियाई प्लेट से लगती है। चलिए खबर की शुरुआत करते हैं और भारतीय प्लेट की गति देख लेते हैं। लगभग 60 मिलियन वर्ष पहले भारतीय महाद्वीपीय प्लेट उत्तर की ओर बढ़ने लगी थी तथा आज भी यूरेशियन प्लेट से अभिसरण कर रही है। इस अभिसरण की वजह से ही तिब्बती पठार और हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। आपको बता दें कि परंपरागत रूप से 2 सिद्धांत तिब्बती पठार और हिमालय पर्वत की उत्पत्ति का वर्णन करते हैं। पहला सिद्धांत है अंडर प्लेटिंग। जब भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराती है यानी अभिसरण होता है तो अधिक घनत्व वाली भारतीय प्लेट का निचला हिस्सा तुलनात्मक रूप से कम घनत्व वाली यूरेशियन प्लेट के नीचे धंसने लगता है। वहीं दूसरा सिद्धांत है सबडक्शन। आमतौर पर जब 2 टेक्टोनिक प्लेट्स टकराती हैं तो भारी प्लेट हल्की प्लेट के नीचे धंस जाती है। इस प्रक्रिया को सबडक्शन कहते हैं। आपको बता दें कि महाद्वीपीय प्लेट्स का घनत्व महासागरीय प्लेट्स से कम और मोटाई अधिक होती है, इसलिए टकराने पर ये आसानी से मेंटल में शेपित या सबडक्ट नहीं होती है। हाल ही में नए शोध ने एक तीसरा सिद्धांत भी प्रस्तावित किया है। इस सिद्धांत के अनुसार भारतीय प्लेट का यूरेशियन प्लेट के नीचे धंसने के कारण प्लेट के भीतर क्षैतिज विभाजन हो रहा है। गौरतलब है कि क्षैतिज विभाजन तब होता है जब प्लेट का सघन निचला भाग अलग हो जाता है और पृथ्वी की गर्म मेंटल में गहराई तक चला जाता है। ICAR राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्र एवं नीति अनुसंधान संस्थान यानी ICAR NIAP ने भारतीय कृषि 2047 तक शीर्षक से पॉलिसी पेपर जारी किया। इस पेपर में पिछले 6 दशकों में भारत की कृषि खाद्य प्रणाली में हुए बदलावों पर प्रकाश डाला गया है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं भारत की कृषि खाद्य प्रणाली में कौन से संरचनात्मक बदलाव देखने को मिले हैं। खाद्य अभाव से खाद्य अधिशेष राष्ट्र तक का यह सफर हरित क्रांति, इनपुट सब्सिडी और न्यूनतम समर्थन मूल्य के कारण ही संभव हुआ है। वहीं अगर हम अर्थव्यवस्था में कृषि के योगदान की बात करें तो पहले जहां कृषि का राष्ट्रीय आय में योगदान 43% था, अब यह घटकर 18% रह गया है। ठीक इसी तरह कृषि के कार्यबल में हिस्सेदारी धीरे धीरे 74% से घटकर 40% हो गई है।
इस दौरान एक और अहम परिवर्तन हुआ है और वह है खेतों का आकार पहले की तुलना में घट गया है। आज सीमांत खेतों यानी 1 हेक्टेयर या उससे कम आकार वाले खेतों का अनुपात 51% से बढ़कर 68% हो चुका है। वहीं खेतों का औसत आकार भी 2.28 हेक्टेयर से घटकर 1.08 हेक्टेयर रह गया है। इसके अलावा कृषि सकल मूल्य वर्धित यानी जीवीए में भी बदलाव आए हैं। अब पशुपालन और मत्स्य पालन का योगदान 2022-23 में बढ़कर क्रमशः 31% और 7% हो गया है। यानी कृषि पारंपरिक फसलों से आगे बढ़कर विविधीकरण की ओर अग्रसर हो रही है। लेकिन इन बदलावों के साथ साथ कुछ गंभीर चुनौतियां भी सामने आई हैं, जैसे कि पहली है कृषि भूमि में गिरावट। इसके लिए जनसंख्या वृद्धि, शहरीकरण और औद्योगिकीकरण जिम्मेदार है। दूसरी चुनौती है उर्वरकों का असंतुलित उपयोग। यह स्थिति सब्सिडी की अलग अलग दरों, कम पोषक तत्व उपयोग, दक्षता और क्षेत्रीय असमानताओं के कारण है। इसके अलावा अकुशल जल उपयोग भी एक चिंता का विषय है। इसमें भूजल का अत्यधिक दोहन और जल के उपयोग से संबंधित कम दक्षता शामिल है। फिर है जलवायु परिवर्तन। जलवायु संबंधी चरम घटनाओं के कारण कृषि उत्पादकता वृद्धि में लगभग 25% की कमी आई है। वही कुछ अन्य चुनौतियां भी हैं, जैसे कि अविकसित बाजार, ऋण और मूल्य श्रृंखलाएं, अनाज केंद्रित नीतियां आदि। तो अब सवाल ये है कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए क्या किया जाना चाहिए। इसके लिए सरकार द्वारा कुछ सिफारिशें भी की गई हैं, जैसे कि जल प्रबंधन पर जोर देना होगा, वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण और सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देना चाहिए। इसके अलावा कुछ सुधारात्मक कदम भी उठाने की जरूरत है। बिजली हेतु सब्सिडी को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना चाहिए, नैनो उर्वरकों का उपयोग करना चाहिए तथा फसल चक्र, अंतर फसली पद्धति जैसे संधारणीय तरीकों को अपनाना चाहिए। साथ ही कृषि अनुसंधान एवं विकास में निवेश करना चाहिए। कृषि बाजार से संबंधित अवसंरचना और मूल्य श्रृंखलाओं को मजबूत करना चाहिए। इसके अलावा कृषि मूल्य नीति में सुधार आदि किया जाना चाहिए। चलिए बढ़ते हमारे खास सेगमेंट सुर्खियों में व्यक्तित्व की तरफ। आज हम बात करेंगे चैतूर शंकरन नायर जी की। प्रधानमंत्री ने चैतूर शंकरन नायर को याद किया। उन्होंने पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर पर जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 का आरोप लगाया था, जिसकी वजह से ओडायर ने इन पर मानहानि का केस किया था। चैतूर शंकरन नायर जी मद्रास हाईकोर्ट के स्थायी न्यायाधीश रहे थे और 1902 में रैली विश्वविद्यालय आयोग के सचिव बनाए गए थे। वे 1915 में वॉयसरॉय की परिषद के सदस्य बने थे और शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी संभाली थी। 1897 में अमरावती अधिवेशन में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने थे। उनके सामाजिक सुधार देखें तो उन्होंने बुद्धसना बनाम फातिमावाद 1914 में निर्णय दिया था कि जिन लोगों ने हिंदू धर्म अपना लिया है उन्हें बहिष्कृत नहीं माना जा सकता। अन्य मामलों में उन्होंने अंतरजातीय और अंतरधार्मिक विवाहों का समर्थन किया था। उनके साहित्यिक कार्यों में गांधी और अराजकता, मद्रास रिव्यू, मद्रास लॉ जर्नल आदि शामिल हैं। चलिए बुलेटिन के आखिर में बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। नए सीईओ के पदभार ग्रहण करने तक डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क यानी ओएनडीसी को अंतरिम कार्यकारी समिति के 8 सदस्य मिलेंगे। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो यानी बीईई फर्जी स्टार रेटिंग को रोकने के जरिए मानक एवं लेबलिंग कार्यक्रम को तेजी से लागू कर रहा है। इसे ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत वैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया है। बोनोबो के बीच वोकल कम्युनिकेशन यानी आवाज के द्वारा संवाद मानव भाषा की तरह ही संरचनाशीलता को दर्शाता है। चीता परियोजना संचालन समिति ने कूनो राष्ट्रीय उद्यान से कुछ चीतों को गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में स्थानांतरित करने को मंजूरी दी। बैट इकोलोकेशन मॉनिटरिंग का संक्षिप्त नाम बैट इकोमोन है। यह भारत की पहली स्वचालित चमगादड़ निगरानी प्रणाली है। इसे इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन सेटलमेंट्स बेंगलुरु में विकसित किया गया है। स्टार्टअप QNU लैब्स ने दुनिया का पहला अनूठा प्लेटफॉर्म क्यू शील्ड लॉन्च किया। यह प्लेटफॉर्म किसी भी परिवेश में क्रिप्टोग्राफी को आसानी से प्रबंधित करने की सुविधा देता है। WHO ने मेनिंजाइटिस के निदान, इलाज और देखभाल के लिए पहली बार दिशा निर्देश जारी किए। ये दिशा निर्देश 2020 में लॉन्च किए गए डिफीटिंग मेनिंजाइटिस बाय 2030 ग्लोबल रोड मैप में योगदान देंगे। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी ESA अपना बायोमास मिशन लॉन्च करने जा रही है। इसमें एक एकल निम्न भूकक्षा LEO उपग्रह प्लेटफॉर्म होगा, जिसमें SAR यानी सिंथेटिक एपर्चर रडार नामक उपकरण लगाया जाएगा। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर।
हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।